हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी और बिहार पीएससी और आरओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए 30 दिन की क्रैश कोर्स श्रृंखला चलाई गई है। इस श्रृंखला के अंतर्गत देखा जाए तो हमने 18 दिन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा इसका 19वां दिन है। 19वें दिन के अंतर्गत हमारा पॉलिटी का सेक्शन है। आज पॉलिटी के सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें हमारे भाग 8 से भाग 13 तक के टॉपिक रहेंगे। इसके पहले का एक ओवरव्यू करा देते हैं कि हमने जो डे 6 था उसके अंतर्गत पॉलिटी का जो शुरुआती यानी कि संवैधानिक पृष्ठभूमि से लेकर आपका अनुच्छेद 51 यानी कि मौलिक कर्तव्य तक कंप्लीट किया, और आपका डे 12 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 52 से 237 यानी भाग 5 और 6 को संपूर्णतः कंप्लीट किया गया। आज जो हमारा है डे 19, जिसके अंतर्गत आपके अनुच्छेद 239 से 307 तक इसको कवर किया जाएगा। इसके बाद सिर्फ आपका एक ही डे आएगा, जैसे यानी कि इसका पार्ट 4 जो आएगा उसके अंतर्गत आपकी पॉलिटी का जितना भी सेगमेंट है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक के अंतर्गत जैसे आते हैं हमारे पास जो पार्ट 3 है, तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे कौन कौन से टॉपिक को, जैसे कि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायत, 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, 12वें में वित्त संपत्ति समुदाय और बाद, जिसमें इसी में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आपका आता है वित्त आयोग, तो इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके ये जो मेजर टॉपिक होंगे इन सभी को इसके अंतर्गत कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 239 से लेकर आपका 307 तक। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके 4 पार्ट में पॉलिटी का सेक्शन इसमें कवर होता है। इसके पहले जो भी जितने तरीके के सेक्शन है तो ज़्यादातर आपकी 3 से 4 क्लास के अंतर्गत आपके प्रत्येक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया गया। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक आता है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 8 के अंतर्गत है। भाग 8 के अंतर्गत देखा जाए तो यह अनुच्छेद 239 से 242 तक कवर करता है। तो 242 तक ही कवर करता है, तो हम इसमें इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। जैसे कि जब संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में शुरुआत की जाती है तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसे संवैधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला तो आता है आपका राज्य क्षेत्र, दूसरा आता है केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा आता है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाएं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके 3 श्रेणियों में अनुच्छेद 1 को राज्य क्षेत्र की डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके बताया गया। अब प्रेजेंट में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सभी राज्य जो हैं वह भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं और वह केंद्र की साथ शक्ति के विभाजन के लिए भी सहभागी हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश का, जैसे कि आपसे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है और राज्य क्या होते हैं, उनके क्या क्षेत्र होते हैं, तो जिस तरीके से अभी देखा कि इसमें राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र यानी कि राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में भारत में वर्गीकृत किया है, जिसमें आप जो 28 राज्य हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आए, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये केंद्र शासित में आए, और ऐसे जो अन्य राज्य क्षेत्र होते हैं जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित कर लिए जाएं, यानी कि कहीं से भी, जैसे कि आपका सिक्किम को हुआ, बर्मा हुआ, म्यांमार, तो ये जो उस टाइम पे इसमें अमेंडमेंट के थ्रू इसमें अपनाया गया था, तो उसी तरीके की प्रक्रिया के आधार पर जो होता है तो उसमें 3 श्रेणियों में इनको रखा गया। प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर क्या आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि ये होते क्या हैं। ये प्रदेश जो है एक तरीके से इन पर जो नियंत्रण होता है वो केंद्र का होता है, केंद्र शासित प्रदेश। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र शासित यानी कि केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में, और इसलिए ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित क्षेत्र भी कहते हैं। और इस प्रकार जो क्षेत्र होते हैं वह संघीय प्रणाली से भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, तो वो प्रदेश जहाँ पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, जैसे कि 8 प्रेजेंट में केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए तो और आगे की ओर आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अंतर है, इनके बारे में जान लेते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश तो संघ राज्य क्षेत्र होता है, पर जरूरी नहीं होता है कि हर संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश भी हो। तो यानी कि केंद्र शासित प्रदेश तो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, लेकिन जरूरी नहीं होगा कि ये जो संघ शासित क्षेत्र होगा या संघ राज्य क्षेत्र होगा वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो, तो इसके अंतर्गत आएगा। अब आता है केंद्र शासित प्रदेश के गठन के अनेक कारण आए हैं, जैसे कि पहला आता है राजनीतिक और प्रशासनिक सोच का होना, कि जैसे कि ये जो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है, प्रेजेंट में ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनके गठन के पीछे आखिर क्या कारण था जिसके कारण इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसके पीछे विविध जैसे राज्य हैं
हैं, मतलब कि इन राज्यों को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, पहले कि जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ को किस तरीके से बनाया गया, यहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक सोच के चलते इसे दिल्ली और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सांस्कृतिक भिन्नताओं को देखते हुए पुदुचेरी, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीप को बनाया गया। सामरिक महत्व को देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को बनाया गया। पिछड़े एवं अनुसूचित लोगों के लिए विशेष बर्ताव देखभाल मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया और इसके बाद ही पूर्ण राज्य बन गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनका एक सबका डिफ्रेंसिएशन है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इनको जो बनाया गया है तो इनके पीछे ये रीजन रहे जिसके कारण इनको बनाया गया, यानी कि इस तरीके की भिन्नताएं और इस तरीके की सोच और सामरिक महत्व को देखते हुए इन प्रत्येक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इनके प्रमुख कारण के तौर पर आते हैं। अब आता है कि वर्तमान में देखा जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला जो केंद्र शासित प्रदेश का गठन है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जिसका गठन 1956 में हुआ। फिर आता है दिल्ली, जिसका 1956 में हुआ। लक्षद्वीप इसका 1956 में हुआ। दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीप के अंतर्गत देखा जाए तो ये 2002 में, मतलब कि दादर एवं नगर हवेली को 1961 में बनाया गया था, दमन और दीप को 1962 में बनाया गया था। लेकिन अभी प्रेजेंट में 2019 में दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो ये ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीप को मिलाकर। तो 2019 में बना। पुदुचेरी तथा चंडीगढ़ 1966 में बनाए गए, जम्मू कश्मीर को 2019 में और लद्दाख को 2019 में। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो कितना अंडमान निकोबार को कब 1956 में, दिल्ली को 1956 में, लक्षद्वीप को 1956 में, दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर वो 2009 में बनाया गया। पुदुचेरी चंडीगढ़ को 1966 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 में। तो इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आता है। अब आते हैं आगे की ओर, तो अनुच्छेद 239 के बारे में बात कर लेते हैं। हमने एक पृष्ठभूमि को देखा कि आखिर संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, इनके बारे में विशेषताओं को जाना, किस किस तरीके के हों, भारत में किस तरीके से इनका गठन किया गया। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि आपका आर्टिकल उसमें क्वेश्चन में पूछा दे जाता है, जैसे कि सुमेलित के फॉर्म में दे देता है या फिर अन्य फॉर्म में दे देता है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन दे देता है। तो अनुच्छेद 239 के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें दिया गया है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो आपको याद करना है कि अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 का 1 जे अनुसार देखा जाए तो जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि ना बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। तो यानी कि अनुच्छेद 239 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर संसद के द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश में क्या है कि ये जो होंगे यहाँ पर जो केंद्र का सीधा नियंत्रण होगा, तो अगर केंद्र का सीधा नियंत्रण है तो यहाँ पर जो कानून एवं नियम बनाए जाएंगे वो संसद बनाएगा। जब संसद यहाँ पर कोई विधि बनाता है और अगर विधि वो बनाई नहीं गई है, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया वो विधि नहीं बन पाई है, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो वहाँ जो शासन होगा तब तक राष्ट्रपति के अंदर में होगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर शासन चलाया जाएगा। तो स्पष्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश में अगर उस तरीके से प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है तो उस टाइम की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के द्वारा शासन चलाया गया और राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जाती है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासक नियुक्त कर सके, जितनी मात्रा तक वह ठीक समझे उसके माध्यम से उस क्षेत्र का प्रशासन करे, यानी कि ये सब राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 239 के क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 के अंतर्गत देखा जाए तो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह किसी भी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, यानी कि ये भी एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि जैसे कि राष्ट्रपति अगर वहाँ पर खुद शासन नहीं करना चाहते हैं तो उसमें यह है कि यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य के, जैसे कि आपका असम हुआ, असम और मिजोरम है या मेघालय है, तो असम में अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो वहाँ के जो पर निकटवर्ती, जैसे आपका मेघालय राज्य है तो मेघालय के राज्यपाल को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा, तो वहाँ का यानी कि अतिरिक्त भार दे दिया जाएगा। तो ये राज्यपाल यानी कि राष्ट्रपति की ये शक्ति दी गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 241 की ओर। तो 241 क्या कहता है, इसमें इंपॉर्टेंट ही अनुच्छेद को बताया गया है जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 241 जो है वो कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, जिसके तहत विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। तो जैसे कि गठन, अब
जो ये संघ राज्य क्षेत्र है तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के बारे में भी प्रावधान है कि भाई यहाँ पर ये हाई कोर्ट क्या होगा, हाई कोर्ट होगा तभी तो वहाँ की जो न्यायिक प्रणाली है वो चलेगी ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद 241 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों को प्रावधान दिया गया है कि संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। अब केंद्र शासित प्रदेश और इसमें उच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जैसे आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। चंडीगढ़ जो है वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है। दादरा एवं नागर हवेली दमन और दीव बॉम्बे उच्च न्यायालय के। दिल्ली जो आता है दिल्ली उच्च न्यायालय के। लक्षद्वीप आपका केरल उच्च न्यायालय के। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के। और लद्दाख भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख उच्च न्यायालय है और ये प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इन राज्यों के अंतर्गत आते हैं। और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर है और दिल्ली का दिल्ली ही है। तो इस तरीके से ये उच्च न्यायालय के बारे में। और ये उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में दिया गया है? अनुच्छेद 241 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 239 का के बारे में। अनुच्छेद 239 का क्या कहता है? जैसे कि अभी हमने 239 का क्लॉज 1 क्लॉज 2 को पढ़ा। अब 239 का क्या कहता है? इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन के बारे में प्रावधान करता है। और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 का को शामिल किया गया है। और इसमें अनुच्छेद के अनुसार संसद को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कि विधि द्वारा उस राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित था मनोनीत निकाय का सृजन कर सकेगी। उस राज्य क्षेत्र में मंत्रिपरिषद का सृजन कर सकेगी और विधानमंडल या और मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन कर सकेगी। तो इसके अंतर्गत आपका जो 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ तो उसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए। 239 का क्या कहता है? दिल्ली के इसमें विशेष उपबंध के लिए बात करता है। अनुच्छेद 239 का तो ये आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर हमारा ये संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। तो अब इसमें आता है हमारा पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज के अंतर्गत देखा जाए तो आपका जैसे कि पंचायत से रिलेटेड ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इनकी डेफिनेशन में पूछ ली जाती है। और पंचायत से रिलेटेड जो भी आपके संवैधानिक प्रावधान है, कब इसका गठन किया गया, पंचायत की अवधारणा कब शुरू की गई, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आखिर पंचायती राज होता क्या है इसके बारे में। फिर पंचायतों और नगर पालिकाओं, जैसे कि भाग आपका 9 है, 9 के अंतर्गत भाग का 9A जो दिया गया है वो पंचायत से संबंधित है। 9A जो है आपका नगर पालिकाओं से है। और 9B जो आता है वो आपका सहकारी यानी कि सहकारी समितियाँ इससे रिलेटेड आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें 3 तरीके से भाग 9 को डिवाइड किया गया। तो अब पंचायती राज के बारे में देखा जाए तो पंचायती राज आखिर होता क्या है, जैसे कि आपसे डेफिनेशन नॉर्मल तौर पर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज क्या है। तो पंचायती राज जो है वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की पद्धति से इसका आशय होता है। इसमें भारत के सभी राज्यों जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया और इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। और यहाँ पर भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया। पंचायती राज जो है एक तरीके से इसकी शुरुआत जो है 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव, जिसे भारतीय स्वशासन संस्थानों के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थानों के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों, जिला स्तर पर जिला बोर्ड का गठन का प्रस्ताव रखा हुआ था। तो ये पंचायती राज है जिसके अंतर्गत ये प्रावधान है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों में रखा गया था, अर्थात इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है प्रांतीय विधायिकाओं को दे दी गई थी। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम कि संविधान लागू होने के बाद की जो विकास यात्रा है, जैसे कि संविधान के पहले जो 1882 में लॉर्ड रिपन के संदर्भ में ये बात आई कि उन्होंने संवैधानिक तंत्र को विकसित किया, इस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिली। संविधान लागू होने के बाद की विकास यात्रा, जैसे कि 2 अक्टूबर 1952 को देश में 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई और 1959 में केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और राज्यों की यह व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया हुआ था। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा में सितंबर 1959 में उपयुक्त अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया हुआ था। और उसके तुरंत बाद देखा जाए तो 11 अक्टूबर 1959 को ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में सात नगर विकास खंड में शुरू की गई थी। तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये संवैधानिक जो गठन किया गया तो उसके बाद ये प्रक्रिया
शुरू हुई, जिसमें ये चीज़ें देखने को मिली। अब आता है कि इस पंचायती राज के विकास के बारे में। तो विकास के संदर्भ में देखा जाए तो पहले नंबर पर आती है आपकी बलवंत राय मेहता रिपोर्ट, जो कि 1957 की रिपोर्ट सौंपी हुई थी। इसमें 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद ने की हुई थी। अशोक मेहता समिति, जिसे दिसंबर 1977 में समिति का गठन किया गया है, 2 स्तरीय पद्धति है, जिसे जिला परिषद जिला स्तर पर और नीचे मंडल की पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँवों के समूह में ये द्विस्तरीय पद्धति को अपनाया गया। फिर तीसरी समिति आती है जेबी की राय समिति, जो कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जीबी की राव ने अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में राजीव गांधी सरकार के लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों में पुनरुद्धार में समिति का गठन किया गया। तो LM सिंघवी समिति के बारे में आता है। अब आता है 1992 का 73वां संविधान संशोधन के इम्पोर्टेंस के बारे में कि ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके पीछे क्या रीजन था। जैसे कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू किया गया, इसलिए इस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस को 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस तिथि को 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें भाग 9 को पुनः जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 243 था। भाग 9 का शीर्षक पंचायत है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 इड़ा को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों के लिए निर्दिष्ट 29 विषय की सूची दी गई थी। इस अधिनियम में अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया गया, जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और इस अधिनियम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो होता है अनिवार्य और दूसरे होते हैं स्वैच्छिक। तो अनिवार्य जो होता है, अनिवार्य के अंतर्गत कुछ हिस्से जो होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में शामिल किया जाना आवश्यक होता है, और स्वैच्छिक जो होते हैं और जो राज्यों के निर्देशानुसार सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे कि आपके जो अनिवार्य उपबंध है, अनिवार्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ग्राम सभा का गठन होना, 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन, यानी कि जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या हो, मध्यवर्ती स्तर की बाध्यता नहीं हो, प्रत्येक स्तर पर पंचायत के सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, SC/ST समुदाय का आरक्षण, महिलाओं का कम से कम 1/3 आरक्षण, 5 वर्षों का कार्यकाल, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष का होना। विवेकाधीन यानी कि स्वैच्छिक के अंतर्गत जैसे कि विधायकों और सांसदों का मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों में सदस्यता देने या ना देने की शक्ति, OBC के आरक्षण देना या ना देना, महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना या ना देना, पंचायतों के कार्य सौंपना, पंचायतों को वित्तीय अधिकार सौंपना इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये स्वैच्छिक उपबंध और यानी कि अनिवार्य हिस्से इसके अंतर्गत दिए गए। अब आता है अनुच्छेद 243, जिसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं। तो अब जैसे कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें का जो है वो कहता है जिला की परिभाषा दी गई है कि किसी राज्य का जिला होगा। बी जो आता है यानी कि खा आता है, इसमें ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक प्रणाली, निर्मावली व रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर ये बना निकाय होता है, तो ये ग्राम सभा है। मध्यवर्ती स्तर पर ग्राम एवं जिले के बीच का स्तर होता है। पंचायत की डेफिनेशन जो आपके डी में दी गई है, जिसमें स्थानीय सुशासन के लिए गठित संस्थान। पंचायत क्षेत्र जो कि पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र होता है। ई के अंतर्गत एफ जो आता है जनसंख्या, जिसमें अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। जी के अंतर्गत आता है ग्राम, यानी कि राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कोई गांव या गांव का समूह होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख डेफिनेशन है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में ग्राम सभा से रिलेटेड को तो क्वेश्चन पूछा गया है और आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यह क्षेत्र क्या होता है। तो ये आपकी 243 के अंतर्गत A B C D E F के अंतर्गत G के अंतर्गत पूरी परिभाषाएं दी गई हैं। अब आते हैं 243 का यानी कि A के अंतर्गत, जिसमें ग्राम सभा से रिलेटेड प्रावधान है। 243 खा B में पंचायतों का गठन, 243 C में पंचायतों की संरचना, 243 D में स्थानों का आरक्षण, 243 E में पंचायत की अवधि, 243 F में सदस्यता के लिए निर्भरता, 243 G में
पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आते हैं। 243 के अंतर्गत पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां एवं निधि। 243 में वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा और 243 में पंचायतों के निर्वाचन से रिलेटेड प्रावधान। 243 में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। 243 में इस भाग को कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। 243 में विद्यमान विधियों पंचायतों का बना रहना। 243 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के बारे में जान लेते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र जैसे कि 73वें संविधान संशोधन में जो पंचायती राज है पूरे देश में लागू नहीं की गई थी, और 243 एड़ा के अंतर्गत उन सभी क्षेत्रों को ये सूची दी गई थी जहां पर संविधान के भाग 9 में लागू नहीं किए गए थे। जैसे कि आपका आता है अनुच्छेद 244 का 1 में अनुसूचित क्षेत्र, 244 के क्लॉज 2 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र जिनकी चर्चा छठी अनुसूची में नहीं है, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, राज्य मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। जून 1994 में सांसद दिलीप से भूरिया की अध्यक्षता में 22 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति के अध्ययन करके यह सुझाव देना था कि पंचायती राज के प्रावधान इन क्षेत्रों में किस प्रकार से लागू किए जाए, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये अनुसूचित क्षेत्रों का पंचायती राज के अंतर्गत लागू होने के संदर्भ में। अब आता है पेशा अधिनियम, जैसे कि पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, इसका आपका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, और पेशा अधिनियम से क्वेश्चन भी आते हैं, इसके प्रावधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है वह अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम के संदर्भ में। इसे भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 1996 में संसद में पंचायत उपलब्ध यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक प्रस्तुत किया गया था। पेशा अधिनियम उन 8 राज्यों पर लागू होता है जिसे 5वीं अनुसूचित के तहत अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है। ये 8 राज्य थे जहां पर आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान नहीं है। आगे चलकर जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो यह अधिनियम उन पर लागू हो गया। पेशा अधिनियम के मुख्य प्रावधान में जैसे कि राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ऐसे कानून बनाएंगे जो जनजातियों की पारंपरिक कानूनों, सामाजिक धार्मिक रिवाजों और समुदाय के संसाधन प्रबंधन के परंपरागत तरीकों के अनुरूप हो। प्रत्येक ग्राम सभा के पास यह क्षमता होगी कि वह अपने लोगों की परंपराओं, प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और झगड़े सुलझाने की परंपरागत तरीके का संरक्षण कर सके। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से पहले ऐसी परियोजनाओं के कारण प्रभावित हुए लोगों को पुनर्वास करने से पूर्व ग्राम सभा या पंचायत के उचित स्तर से सलाह ली जाएगी, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये पेशा से रिलेटेड के आपके प्रावधान आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि जो हमारा 9 है, 9 में हमारी नगर पालिकाएँ दी गई हूँ उसके बारे में। इसमें डायरेक्ट ही आर्टिकल को ही जान लेते हैं क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक आध आर्टिकल ही पूछेगा और ज़्यादा नहीं पूछेगा। पंचायत से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो पंचायत को पूरा डिटेल बता दिया, पेशा अधिनियम के बारे में बताया और इसकी जो संवैधानिक पृष्ठभूमि शुरुआत से संविधान के निर्मित होने के पूर्व बात की जो स्थिति रही उनको बताया। अब इसकी जो एक मतलब कि क्विक रिवीजन के तौर पर ही देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है, जो कि आपके अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो 243 ता के अंतर्गत परिभाषा है, था के अंतर्गत नगर पालिकाओं का गठन, दा में नगर पालिकाओं की संरचनाएं, धाम में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना, और आपका एन के अंतर्गत आता है स्थानों का आरक्षण। नगर पालिकाओं की अवधि जो आती है वो आती है पा के अंतर्गत, एफ के फा के अंतर्गत आता है आपका सदस्यता के लिए निर्भरता है, और बा के अंतर्गत आता है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में आता है। 243 भा के अंतर्गत नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति, उनकी निधियाँ। 243 माह में वित्त आयोग, नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा, या में फिर आता है या का, जिसमें नगर पालिकाओं के निर्वाचन, या खा में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, या गा के अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति, या घा में आती है। फिर आता है महानगर योजना के लिए समिति, या एड़ा में, या छा में आती है विद्यमान विधियों नगर पालिकाओं का बना रहना, और या छा में आता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये नगर पालिकाओं के संदर्भ में भाग 9 आता है।
आती है नौखा। नौखा में आती है सहकारी सोसाइटियाँ, जिसमें कि आपकी 243 या जा में परिभाषाएं दी गई हैं। 243 या छा में सरकारी सोसाइटी का निगमन दिया गया है। या राम में आपका बोर्ड के सदस्यों पदाधिकारियों की संख्या पदावधि, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, इस तरीके से ये आपके इसमें सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, यानी कि हमारा अब आता है भाग 10। यहाँ पर हमने भाग 9 के बारे में पढ़ा, भाग 8 के बारे में पढ़ा। अब आता है भाग 10। भाग 10 के अंतर्गत आते हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 244 के अंतर्गत इसमें प्रावधान दिए गए। तो अनुच्छेद भाग 10 में, जिसमें अनुच्छेद 244 इस क्षेत्र की आवश्यकताओं से संबंधित है, इसमें उपबंधों की संपूर्ण व्याख्या संविधान की 2 अनुसूचियों, जिसमें अनुसूची 5 और 6 में से दिया गया, जिसमें जनजाति बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में से परिभाषित किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो अनुच्छेद 244 का 22वें संविधान संशोधन 1969 में संसद को शक्ति प्रदान करता है और यह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 243 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बारे में बताया गया। तो 243, 42, 44 का क्लॉज का जो है, मतलब कि एक जो है, वो कहता है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को 4 राज्यों, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होने। और 243 का क्लॉज 2 में कहा गया है कि 6ठी अनुसूची में उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 244 का 1 और 244 का क्लॉज 2 के अंतर्गत ही प्रावधान दिए गए। अनुसूची 5 के अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को, अगर वह ऊपर बताए गए 4 राज्यों, जिसमें आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा किसी राज्य का हिस्सा हो, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा। इसका अर्थ होगा कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए सक्षम है। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन राज्यपालों के लिए अनिवार्य है कि वे प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में रिपोर्ट दे सकेंगे। केंद्र सरकार को दी गई शक्ति होगी, जिसमें वह राज्य सरकार को राज्य के स्थिति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश दे सकती है। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति उपस्थित होती है, उसमें प्रशासन के सहयोग देने के लिए 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया और संसद को शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा 5वीं अनुसूची के किसी भी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन और निरसन कर सकती है। तो इसके अंतर्गत आता है। अनुसूची 6 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि 6ठी अनुसूची जो है वह उन जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है जो उत्तर पूर्वी राज्य, जिसमें 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में स्थित है। इन क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। तो इस तरीके से यह अनुसूची 5 और 6 के अंतर्गत दिया गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हमारा भाग 10 फिनिश होता है। भाग 11 और 12 के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध आते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और इसके संवैधानिक संबंधों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो प्रशासनिक संबंध में सबसे पहले विधायी संबंध के बारे में जान लेते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने और उनमें विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 244 255 में केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंध का उल्लेख किया गया और 245 का क्लॉज 1 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उनके किसी विभाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य उसके किसी विभाग के लिए विधि बना सकेगा, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो है, जैसे कि आपका भाग 11 और 12 है। भाग 11 में आपका जो अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंधों के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया और 245 का क्लॉज 1 जो है उसमें कहता है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र उसके किसी विभाग में विधि बना सकेगा, किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य उसके किसी विभाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संबंध में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 246 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र राज्यों के बीच विधायी संपत्ति के बंटवारे के लिए 3 सूची और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय
संसद को सौंपी गई हैं। संविधान का जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतः स्थापित अनुच्छेद 246 का जिसके तहत संसद को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ राज्य या राज्य द्वारा अधिरूपित माल और सेवा कर से संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई है। साथ ही माल एवं सेवाओं के अंतर्राज्यिक व्यापार की स्थिति या माल एवं सेवा कर के संबंध में संसद को विधि बनाने की अनन्य शक्ति सौंपी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है वह राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद को विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसमें राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया है और इसमें राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय में यानी कि माल एवं सेवा कर पर विधि बनाए तो संसद उस विषय यानी कि माल एवं सेवा कर पर कानून बना सकती है, तो इसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 250 का क्लॉज 1 जो है इसके अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों यानी कि माल और सेवा कर पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होती है और अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों में उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद की शक्ति ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लेखित होता है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संगम बनाने और अन्य निकाय में किसी के विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये अनुच्छेद 253 के अंतर्गत दिया गया। अब भाग 11 में जो अनुच्छेद 256 में से 263 तक में केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया। अभी 245 से 255 में हमने विधायी संबंधों के बारे में जाना। अब आते हैं हमारे प्रशासनिक संबंध जो कि अनुच्छेद 256 से 263 तक है। इसमें अनुच्छेद 256 जो है वो कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के ऐसे निर्देश देने पर होगा जहां पर भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। अनुच्छेद 257 जो है वह कहता है कि संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है और इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार के इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। अनुच्छेद 258 के बारे में जो कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त के सौंप सकेगा। और अनुच्छेद 258 का के अनुसार कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 262 का क्लॉज 1 जो है उसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी धून क्या उसमें जल के प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपलब्ध कर सकेगी उपबंध कर सकेगी। और अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने और कुछ या सभी राज्यों में अथवा संघ एवं राज्यों में एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण पर उन सब पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने या विशेष रूप से उन विषयों के संबंध में नीति और कार्यवाही को अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकेगा। वित्तीय संबंध के बारे में कि संविधान के विधायी संबंध के बारे में देखा, प्रशासनिक संबंध के बारे में देखा। अब आते हैं वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध के संदर्भ में देखा जाए तो इसे भाग 12 के अंतर्गत दिया गया। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 तक में केंद्र राज्य सरकारों के मध्य में राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 265 जो है इसकी में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से यदि रूपे संग्रहित किया जाएगा अन्यथा नहीं। 266 के तहत भारत और राज्यों में संचित निधियों लोक लेखे के उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 267 का क्लॉज 1 जो है संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। 267 का क्लॉज 2 जो है जिसके तहत राज्य विधानमंडल विधि के राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 268 जो है वह संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित तो विनियोजित किए जाने वाले शुल्क से संबंधित होगा। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर होंगे। अनुच्छेद 269 का में अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर उद्ग्रहण और संग्रहण होगा। अनुच्छेद 270 में उद्गृहित कर
उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण होगा। अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के अधिभार संबंधी उपबंध हो गए। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों से संघ से अनुदान की व्यवस्था है और संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को अंतः स्थापित कर नए 279 का के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए। और अनुच्छेद 280 का क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसमें राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। और अनुच्छेद 281 इसको हम अलग से, अनुच्छेद 280 को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वित्त आयोग से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको और डिटेल में अभी आगे इसी के पार्ट में पढ़ा जाएगा। तो अनुच्छेद 281 के अंतर्गत देख लेते हैं। तो ये 281 जो है वह राष्ट्रपति को वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। B. शिवरामन और S.R. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे और इस आयोग में जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य राज्यों और समितियों में राजमन्नार समिति 1969 और पूंछी आयोग 2007 में इसमें शामिल हुए थे, तो इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये जो है आपका प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंधों के बारे में पढ़ा, जो कि भाग 11 और 12 के अंतर्गत आता है। अब है इसमें वित्त आयोग, जो कि भी आपका भाग 12 में 280 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक राज्य यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल के अनुसार या आवश्यकता अनुसार उसके पहले एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। इसके कार्य हैं जैसे कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण के बारे में, राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंध भारत के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश प्रस्तुत करना। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि से राज्यों के राज्य से सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित नीति के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति अनुशासित करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 के तहत वित्त आयोग को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने का एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य मिलकर बनते हैं। अब आता है कि प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है वह केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं वह वाई.बी. रेड्डी हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें की संदर्भ अवधि जो है वह 2015 से 2020 थे। 14वें वित्त आयोग में केंद्र के विभाज्य कर पूर्व में राज्य की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वह N.K. सिंह है। इनकी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया और इस अवधि में 2020-21 के संदर्भ की अवधि में अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को और 2021-26 के संदर्भ हेतु अपनी द्वितीय रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी गई। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निवल आगमों विभाज्य पर कल का 41% यानी कि अब इसका 42% के स्थान पर किया गया और राज्यों के साथ साझा किए जाने के अनुशंसा नवगठित जम्मू कश्मीर लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्तीय हेतु यह कमी की गई। 16वें वित्त आयोग जो गठन किया गया जो अभी हाल ही में चल रहा है, इसमें के जो अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे और इन्होंने 31 दिसंबर 2023 को किया गया। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाली 5 वर्ष की संदर्भ अवधि में अपनी अनुशंसाएं 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपेगा और आयोग के 3 पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष तथा एक अंशकालिक सदस्य सौम्या कांति घोष हैं। और इसमें 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत केंद्र द्वारा संग्रहित करों के निगल आगमों और यानी कि अधिभारों और करों के अतिरिक्त संग्रहण व्यय को घटाकर अनुच्छेद 270 को और अनुच्छेद 279 को मिलाकर पढ़ने से परिभाषित कर इसे एक पूल विभाज्य कर पूल यानी कि डिविजिबल फुल ऑफ टैक्सेस के रूप में संघ एवं राज्यों के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। 243 झा और 243 माह के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था रहा है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो भाग इसको पढ़ा गया, भाग 11, 12, 13 के अंतर्गत ये जितने भी आर्टिकल थे इनको कंप्लीट किया गया। और इसमें जो आता है भाग 13 के अंतर्गत जैसे कि आपके आते हैं जो मुख्य आर्टिकल के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में है। जैसे कि आपका इसमें जो भाग 12 है इसमें संपत्ति कर से जैसे कि पहले ये आता है था आपका संपत्ति का अधिकार उसमें आता था
जो आपके मौलिक अधिकार थे उसके अंतर्गत आता था। लेकिन इसको हटा करके आपका 300 का के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, जो आपके भाग 12 के अंतर्गत संपत्ति अध्याय 4 में ये दिया गया है 300 का के अंतर्गत। और इसमें भाग 13 में आपके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में, जिसमें 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। व्यापार वाणिज्य समागम से निर्बंधित अधिरोपित करने की संसद की शक्ति 302 में है। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन 303 में है। राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम का निर्बंधन 304 में, और विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार को उपबंध करने की विधियों की शक्ति 305 में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 301 से 305 में ये व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड प्रावधान दिए गए। और अब आते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश करते हैं। यहाँ आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें भाग 14 से भाग आगे के जितने भाग हैं उनको लास्ट टॉपिक में कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सेशन कंप्लीट करते हैं। हमारे द्वारा ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज भी चलाई जा रही है, साथ ही साथ हमारे द्वारा ये आपका करंट क्विज यानी कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व कराया जा रहा है। तो ये जो प्रमुख सीरीज है इनको, और आपकी विजन IAS की जो मंथली मैगजीन है उसको भी कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर आपने ये सब सेशन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक जो भी आप देखना चाह रहे हैं जिस एग्जाम को टारगेट करके आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।